ओके, सो सबको गुड आफ्टरनून। तो अब तक आप लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। बहुत सारे टॉपिक्स पे, लाइक किसी ने अपने जगह के बारे में बताया, किसी ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया, किसी ने एनसीसी के बारे में बताया, तो किसी ने किसी और चीज़ के बारे में बताया। पर आज मैं एक बहुत ही गंभीर टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो हमारे इंडिया में बहुत ही कॉमन है। यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ है? एक नंबर दिख रहा होगा। अच्छा, एक नंबर दिख रहा होगा। नंबर क्या है? 49 है। आपको पता है ये 49 किसी की लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है? कोई अंदाजा है आपको? 49 में हमारा आईपीएल का याद आता है। विराट कोहली के लाइन में डाला था। विराट कोहली के लाइन में डाला था। एक कलंक डाल दिया। आरसीबी के जिंदगी में कलंक डाल दिया। गर्वित प्लीज सिट डाउन। ओके, तो ये जो 49 है ना, ये मेरी 10th की परसेंटेज है। ओके, मेरे 10th में 49% मार्क्स है। ओके, मैंने 2019 में 10th का एग्जाम दिया था और मेरे टोटल 49% मार्क्स आए थे। तो इंडियन पेरेंट्स में ना एक चीज होती है, वो हमेशा अपने बच्चों को दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं। हमेशा वो सारे टॉपर्स हैं, अपने कॉलेज के, स्कूल के, वो सारे टॉपर्स हैं। तो मुझको हमेशा उन लोगों से कंपेयर किया जाता था कि कम मार्क्स लाए हो, 49%। तो उस टाइम से मेरे माइंड में बहुत कुछ चलता था कि यार मेरे मार्क्स के बेसिस पर मेरे को जज किया जाता है हर जगह पे, चाहे वो कहीं पे भी हो। और ये सबको किया जाता है जिसके भी कम मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। ओके, सो ये तो हो गया 49% की मार्क्स। ये 2019 में था मेरा। ठीक है, थोड़ी गर्मी हो रही है ना, ये ऑन कर दो। ठीक है, तो मेरे को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था उस टाइम पे। मैंने सोचा मैंने 12th में ऐसा स्कोर करूंगा कि किसी ने ना किया हो मेरे फैमिली में। ठीक है, पर हुआ क्या कि इसके बाद ये साल आ गया, उसमें एग्जाम ही नहीं हुआ। और जो हमारी 12th की परसेंटेज बनी वो 10th के बेसिस पे बनी। तो 10th में तो ऑलरेडी कम था, 12th पे कितना ही मार्क्स मिलता, फिर भी लकीली उसमें 62% मार्क्स है। ठीक है, तो मेरा मौका गया हाथ से। ठीक है, तो मेरा मौका गया उसके हाथ से। 2020 में नहीं, 21 में मैंने एग्जाम दिया। 20 में कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा था, 21 में हुआ नहीं जो कि 21 तक चला था। 21 में मेरा एग्जाम हुआ नहीं, बिना एग्जाम दिए ही मार्क्स मिल गए 62%। ऐसे की थी, पर एग्जाम ही नहीं हुआ ना। हमारा 11th का 3 एग्जाम्स हुए थे, उसके बाद के 2 एग्जाम्स नहीं हुए थे। 11th भी नहीं हुआ सही से। तो वो मेरा वो चांस चला गया हाथ से। अब 12th के बाद मेरे को करनी थी बीटेक, पर पता नहीं किसने मेरे माइंड में डाल दिया था कि बीटेक करने के लिए आपके 80% मार्क्स होने चाहिए। किसने बताया था मेरे घर पे? मुझे भी नहीं पता था ऐसा कुछ। तो मेरा मोरल पूरा डाउन हो गया। मैं चला गया बीएससी में। बीएससी करने के लिए चला गया श्रीरामपुर कॉलेज का नाम था श्रीरामपुर कॉलेज। तो बीएससी मैंने जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था तो मेरे अंकल ने मुझे बताया कि तुम डिप्लोमा कर सकते हो, बीटेक नहीं कर सकते पर डिप्लोमा तो कर सकते हो। डिप्लोमा 10th के बेसिस पे होता है। और हमारे वहाँ पे ना पहले रूल था कि आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट किया जाता है, मार्क्स के अकॉर्डिंग। मेरे जितने मार्क्स थे मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिलता। एक मिनट, जेक्सपो हमेशा होता था, पहले नहीं होता, नहीं होता था। अच्छा अभी चेंज हुआ है, अभी मार्क्स से बेसिस पे होता है। अभी पहले एग्जाम होता था। ठीक है, अच्छा जो भी हो, तो अभी होता है, अभी मार्क्स के बेसिस पे होता है। तो गलत बोल रहा है इसीलिए। ठीक है, चुप कर। जेक्सपो ये हमारा एग्जाम होता है डिप्लोमा में एडमिशन के लिए। वेस्ट बंगाल जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे एडमिशन के लिए ये एग्जाम होता है। तो मैंने 2021 में तो बीएससी में एडमिशन ले ली थी मैंने। मेरा एक सेमेस्टर कंप्लीट भी हो गया था।
उसके बाद मैंने ये डिप्लोमा जेक्सपो का एग्जाम दिया जो कि 2022 में हुआ, और ये 10th बेसिस होता है। इसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो 10th के लेवल के होते हैं। उसमें लगभग इतने बच्चों ने एग्जाम दिया था। एक लाख 20। इतने बच्चों ने, मतलब इससे ज्यादा या कम हो सकता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन लगभग इतने बच्चों ने उसमें एग्जाम दिया था। ठीक है, इतने बच्चों में से मेरा जो रैंक था वो इतना था। 1661। ये हो गई ओवरऑल वेस्ट बंगाल में। मेरा डिस्ट्रिक्ट में मेरी रैंक थी इतनी। ठीक है, तो जो बंदा 2019 में 10th में 49% मार्क्स लाया था, वही बंदा अपने डिस्ट्रिक्ट का 3rd रैंकर था। देखो मेरे को डीएम से सर्टिफिकेट भी मिला है इस चीज का, मैं दिखाऊंगा अगर आप लोग जब मेस में आएंगे उस टाइम मैं दिखा दूंगा। तो इससे यहाँ तक, ठीक है, ये पहला स्टेज हो गया। क्या हुआ, इसकी ड्राइंग बिगड़ गया। तो वो 49% वाला बंदा, इसको सबने ताना मारा था, वो अपने डिस्ट्रिक्ट का 3rd रैंकर बन गया। ठीक है, कहानी ये खत्म नहीं होती, अभी मेन ट्विस्ट आना बाकी है। ये आ गया, मेरे को सबसे अच्छा कॉलेज मिला वेस्ट बंगाल का, जो कि रामकृष्ण मिशन सिरपापीठ। मैंने 2022 में एडमिशन लिया हूँ। मेरा मतलब वन ऑफ द बेस्ट है, सबसे बेस्ट नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट हमारे हिसाब से बेस्ट। ठीक है, अच्छा 2022 में मैंने एडमिशन लिया। अब मेरे को बचपन से बहुत मन था नेवी में जाने, लेकिन नेवी में भी परसेंटेज वाला खेल था। वहाँ नेवी में जब एमआर और एसएसआर की भर्ती होती थी ना, तो परसेंटेज के बेसिस पे आपको एडमिट कार्ड दिया जाता था। और हमारे स्टेट की कट ऑफ 90, 95 इतने परसेंटेज पे कट ऑफ जाती थी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो परसेंटेज के बेसिस पे आती थी एडमिट कार्ड। मैंने जितनी बार अप्लाई किया, मेरे को एग्जाम देने का मौका ही नहीं मिला। फिर उसके बाद आई अग्निवीर। अग्निवीर के तहत 4 साल के लिए सबको लिया जाता था। उसके बाद वो आप लोगों को पता है अग्निवीर के बारे में, बहुत लोगों को। तो मैंने अग्निवीर का एग्जाम दिया। अग्निवीर में टोटल जब पहला इनटेक हुआ था, पहला एयरफोर्स का ही इनटेक हुआ था नेवी से पहले, तो एयरफोर्स का जो इनटेक था उसमें 18 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। ऑलमोस्ट 18 लाख। 18 लाख में से सिर्फ अप्रॉक्स 3500 या 4000 के आसपास बच्चों को रनिंग के लिए, मतलब नेक्स्ट फेज के लिए बुलाया गया था। उसमें मैं क्वालिफाई किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, 18 लाख बच्चों के साथ कंपटीशन था, जहाँ पे टॉप 4000 को लिया गया था। अगर उसमें रैंक का तो कुछ था नहीं, तो मैं उसको नहीं कंसीडर कर रहा हूँ। तो ऐसा एयरफोर्स मैंने निकल गया। मेरे को एयरफोर्स में जाने का मन नहीं था। मैं ऐसे नॉर्मली गया, रनिंग में फेल हो गया पहली बार, रनिंग में फेल हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड जब इनटेक आया एयरफोर्स का, उसमें मैंने रनिंग क्वालिफाई की, पुशअप में फेल हो गया। ठीक, अब मेरा एयरफोर्स से मन उठ गया था कि मेरे को अब एयरफोर्स में नहीं जाना, नेवी मेरे को जाना था, नेवी में ही मेरे को जाना। फिर नेवी का इनटेक आया, पहला इनटेक आया जिसमें परसेंटेज का कोई खेल नहीं, सबको एग्जाम देना है, अब तो उसके बेसिस में चयन किया जाएगा। तो अब नेवी का एग्जाम हो गया, उसमें मैं क्वालिफाई कर गया, मेरा फिजिकल भी क्वालिफाई हो गया, सब हो गया, मैं पूरा बिंदास, मेरे को अब नेवी में जाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो डिप्लोमा में एडमिशन लिया था मैंने 2022 में, मैं सेकंड सेमेस्टर में था, पूरा स्किप कर दिया मैंने ना तो कोई इंटरनल दिया, ना मैं किसी क्लास में गया, कुछ नहीं किया। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में पूरा फूल गया, मैं तो भाई नेवी में हो गया, अब मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ एयरफोर्स में मेरा नाम आ गया, तो मतलब जो लास्ट लिस्ट आती है कि आपको अब ज्वाइनिंग के लिए जाना है, वो आ गया। मैं एयरफोर्स में भी नहीं गया क्योंकि मेरे को नेवी में जाना था। ठीक है, मैं एयरफोर्स में भी नहीं गया, मैं उसको स्किप कर दिया। अब जब मेडिकल हुई नेवी की, तो मेरे हाथ से ना पसीना निकलता है, ये पाम से हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं इसको, इसकी वजह से मेरे को वहां पे मेडिकल में छाट दिया। ठीक है, मैंने क्या किया है, डिप्लोमा अपना पूरा डुबा लिया है। ठीक है, डिप्लोमा मेरा पूरा डूब गया है। एयरफोर्स में हो गया था, वहां नहीं गया हूँ।
नेवी भी गया, कुछ नहीं बचा हाथ में। लेकिन डिप्लोमा का ना एग्जाम नहीं हुआ, पसीना हाथ में पसीना की वजह से। तो लेकिन एक चीज हाथ में था अभी भी, क्या था कि डिप्लोमा का अभी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ था, एग्जाम होना बाकी था, फाइनल एग्जाम होना बाकी था। मैंने कोई क्लास नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, कोई इंटरनल नहीं दिया, कोई क्लास नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब मेरे को भी इच्छा, मतलब अंदर से हिम्मत नहीं थी कि मैं जाकर बोलूं तो मुझे एग्जाम देने दो। कोई कॉलेज अलाउ करेगा आपको? नहीं करेगा एकदम। मतलब पहला आपके माइंड में क्या आता है कि कोई कॉलेज आपको अलाउ नहीं करेगा। मेरे माइंड में वही था, मैं डर के मारे घर में बैठ कर रो रहा हूँ, यार मैंने अपना लाइफ बर्बाद कर लिया, तो कुछ नहीं हो सकता, मेरा 1 साल गया। उस टाइम मेरी मम्मी का मुझे कॉल आता है, मम्मी उस टाइम घर पे नहीं थी, मम्मी दीदी के घर पे। मम्मी को ये सब कुछ नहीं पता है कि जितना ड्रामा हुआ है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, नेवी के भरोसे बैठा हुआ हूँ, कुछ नहीं पता मम्मी को। पापा को पता था, पापा ने बोला था कि देखो जो तुमको जो सही लगे वो करो, मम्मी को नहीं पता। अब मम्मी ने मुझे फोर्सफुली कहा कि तुम जा करके पहले अपने प्रिंसिपल से बात करो, अगर प्रिंसिपल नहीं मानता है तो फिर मैं जाऊंगी, मेरे जो मामा जी हैं वो जाएंगे, तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन तुमको एग्जाम देना है, कैसे भी देना है। तो मम्मी ने मेरे को उस टाइम पे हिम्मत दिया कि नहीं आप ये करो। तो फिर मैं गया, मैंने कुछ नहीं किया, जब जाकर रिक्वेस्ट की कि सर मुझे एग्जाम देना है। ये कारण था कि मैंने एग्जाम नहीं दिया। तो अगर कोई नॉर्मल होता और कोई प्रिंसिपल होता वो जल्दी अलाउ नहीं करता, पर हमारे जो महाराज जी हैं उन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक है आप एग्जाम दे दो, ठीक है आप एग्जाम दे दो। वो मेरा भी एक और कॉलेज में मेरा ये रिकॉर्ड है कि वो जो महाराज है उन्होंने सबको डांटा है, सबको उल्टा सीधा कुछ भी बोला है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला वो उनको पता होगा, मेरे को नहीं बोला, आज तक कुछ नहीं बोला। मैंने बहुत गलतियां की हैं, मेरे को कुछ, सबको, इसको तो खास करके लेकिन मेरे को आज तक कुछ नहीं बोला उन्होंने। मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला उनको पता होगा। तो जो भी उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया एग्जाम देने के लिए, एग्जाम देने के लिए अलाउ कर दिया। मेरा हालत है कि जब सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, सेकंड सेमेस्टर में दो सप्ली है, फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे 4 सप्ली है, ठीक है 4 सप्ली फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में 2 सप्ली है। ये लेकर नहीं 4 सब्जेक्ट नहीं थे, अरे 1 मिनट, सॉरी फर्स्ट में मेरे 2 थे और सेकंड में 3 थे, ठीक है फर्स्ट में मेरे 2 थे और सेकंड में 3 थे, टोटल 5 थे, मेरे को इतना याद है, ठीक है। तो अब इतने सारे सप्ली है, अब मैं क्या करूं, यहाँ तो इतना सारा सप्ली है, में से क्लियर होगा नहीं होगा। तो जो भी हो मैंने उसको धीरे धीरे करके अपने आप को बिल्डअप करके मैंने खुद को ये किया कि चलो भाई कर लेंगे। तो हो गया, डिप्लोमा होने वाला है कंप्लीट, 1 साल बचा हुआ है। हम जब लास्ट ईयर में आते हैं तो हमारा होता है कैंपसिंग, ठीक है हमारा कैंपसिंग होता है। तो कैंपसिंग में सारी कंपनीज का एक क्राइटेरिया फिक्स होता है, 10th में मिनिमम 60%, ठीक है मिनिमम 60% चाहिए होता है सारी कंपनीज का। हमारे कॉलेज में जो पहली कंपनी आई थी वो थी एटलास कॉपको, ठीक है पहली कंपनी थी एटलास कॉपको। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी, मतलब जो हमारे टीपी सर के हेड थे उनको कि मुझे उसमें बैठने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, मैं बैठूंगा। उनको ये बात पता नहीं थी कि 10th में मेरे कम परसेंटेज है, उन्होंने मुझे इसलिए बैठने नहीं दिया था क्योंकि मेरे सप्ली थे, ठीक है और एटलास कॉपको का रूल था कि जिसके सप्ली है उसको बैठने नहीं मिलता, ठीक है फिर भी उन्होंने मुझे फोर्सफुली बैठा दिया। उनको नहीं पता मेरे 10th में 49% है। मैंने एग्जाम दिया एटलास कॉपको का, एग्जाम में क्वालिफाई कर गया। एग्जाम के बाद हम लोगों का जीडी हुआ था, हाँ अब ग्रुप डिस्कशन में क्या था कि मैंने एयरपोर्ट इतनी बार दे रखा है, मेरे को पता है ग्रुप डिस्कशन कैसे निकालना है, वो भी मैंने क्वालिफाई कर लिया। अब नेक्स्ट डे हमारा तीसरा राउंड था जो कि था कम्युनिकेशन राउंड। उसमें आपको बेटा बैठा करके किसी को बोलते थे कि आप ये ड्रॉ करना, आप ये ड्रॉ करना, ठीक है। तो उससे एक दिन पहले मैंने अपने टीपी सर के हेड को कॉल किया कि सर मेरा तो जीडी क्रॉस हो गया है, मेरे को, आपको क्या लगता है मेरे को आगे जाने मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन क्यों आ रहा है। मैंने बताया मेरे 10th में 49% तो वो मुझे बोल रहे हैं कि
तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुम क्यों जा रहे हो, मत जाओ, तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुमको वो लोग सीरियसली निकाल देंगे, उन लोगों को पता चलेगा। मैं तो बोल रहा हूँ तुम जाके कम्युनिकेशन में फेल हो जाओ, आगे मत जाओ, जाओगे तो कॉलेज का नाम अलग बदनाम होगा। अब ये सुन के मेरा माथा खराब हो गया। तो वो जो भी है, मैंने नेक्स्ट दिन में गया, कुछ मैंने बनाया ही नहीं, मैंने छोड़ दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, बोल दिया मैंने। तो वहाँ पे वो खत्म। अब उसमें उसके बाद इतनी सारी कंपनीज कॉलेज में आई, एक भी कंपनी में, मतलब कुछ 2-3 कंपनीज को छोड़ करके एक भी कंपनी में मुझे बैठने नहीं मिला, ये परसेंटेज की वजह से। मैं हमेशा रूपक जो था, वो हमारे क्लास का सीआर था, मतलब जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है वो था। मैं रूपक को हमेशा एक ही मैसेज करता था, भाई मेरा कोई चांस है। रूपक एक ही मैसेज करता था, नहीं कोई चांस नहीं। ठीक है, तो ऐसे करते करते मैं टोटल 3 कंपनी में बैठा, मतलब एटलस कॉर्प को छोड़ दूं, 3 कंपनी में बैठा। एक था उषा मार्टिन जो रांची बेस्ड है, वो वायर रोप बनाती है, वायर रोप डिवीजन। दूसरा है श्याम मेटालिक्स जो हमारे वेस्ट बंगाल में ही है। और तीसरा था बानकू प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड जो गुजरात में है, वो रेडिएटर बनाती है। मैं तीनों में बैठा, तीनों में क्वालिफाई कर गया। लेकिन अब भी मेरे माइंड में ना वैसा मेरे को लग रहा था कि मैं जितना डिजर्व करता था उतना मुझे नहीं मिल रहा है, कि मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, मैं इससे अच्छा कंपनी डिजर्व करता हूँ। मेरे को अंदर में लगता था, चाहे कोई जो भी सोचे, मेरे को ऐसा लगता था। हमेशा खुद को यही बात बोलता था कि मेरे को बैठने नहीं मिल रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था ये रियलिटी। ऐसे करते करते एक दिन आया सैंडविच, लास्ट में आया। ठीक है, तो जब ये सैंडविच आया ना, उसके पहले तक मेरा माइंड चेंज हो चुका है, मैं कुछ और सोच चुका हूँ कि मेरे को श्याम मेटालिक्स में जाना है, मेरे को बीटेक कंप्लीट करनी है, उसके बाद मैं आगे का सोचूंगा और कुछ करूंगा। तो मैं सैंडविच में बैठने नहीं वाला था, मैं राजस्थान कहाँ जाऊंगा उतना। ठीक है, तो जो मेरा सीआर था ये, और ये 3 सीआर थे, ये था, सौरभ था और रिक था। तो सौरभ ने डेडलाइन दी थी कि रात को 12 बजे से पहले मेरे को नाम चाहिए जो लोग सैंडविच में बैठेंगे। तो मैं नहीं बैठ रहा था, मैंने अपने मम्मी को बताया कि सैंडविच बोल के ऐसी एक कंपनी है जो ऐसा ऐसा फैसिलिटीज हैं, ये वो राजस्थान में। पापा बोल रहे कहाँ हुआ राजस्थान जाएगा, यहीं पे काम करो। ठीक है, तो फिर मम्मी बोल रही है कि नहीं जाके बैठो। क्यों? क्योंकि जो तुमको पहले मिल रहा है पहले उसको खाओ, जो बाद में मिलेगा वो बाद में हो जाएगा। क्योंकि आप अभी तो ज्वाइन नहीं कर रहे हो कंपनी में ना, होने का मतलब ये तो नहीं है कि आपको जाना ही है। तो मैंने सौरभ को मैसेज किया इतने बजे, भाई दिख नहीं रहा है, ऊपर लिख दे 11:59, 1 मिनट बचा हुआ है डेडलाइन खत्म होने में। मैंने 1 मिनट पहले उसको बोला कि मैं सैंडविच में बैठूंगा। ठीक है, मैं सैंडविच में बैठूंगा। उसने बोला है कितने जल्दी क्यों बोला। ठीक है, तो बैठ गया सैंडविच में। बैठने के बाद भी मेरे को मन नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊंगा। इसकी सो गया था पीछे। वो सही बोला, पीछे सो गया था। मैं उसका जगह ले लिया था। ठीक है, तो मेरे को मन नहीं था, एकदम नहीं था। एग्जाम हुआ, एग्जाम में क्वालिफाई हुआ, सबसे लास्ट मेरी थी, सबसे लास्ट नहीं था, मतलब मेरा 31 के आसपास था। मेरे बाद भी 4-5 लोग थे। ठीक है, रैंक में 31 था मेरा। तो उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया और क्वालिफाई कर गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जितनी भी चीजें देख रहे हैं, जिसका टेस्ट में 49% आया था वो अपने डिस्ट्रिक्ट में 3 नंबर का आया, फिर उसने एयरफोर्स निकाला, नेवी निकाला, फिर उसके बाद वो अपने डिप्लोमा अपना जो बिगाड़ जो था उसको सुधारा। तो इतना सब कुछ ये लड़का कर रहा है, ये जो 49% वाला है। ठीक है, जिसको हमेशा दूसरों से कंपेयर किया जाता था, इन लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, तो ये 49% वाला यहाँ बैठ गया। तो ऐसा होता है। अगर मेरी जगह दूसरा कोई बंदा होता, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 10th क्लास में इस मार्क्स के साथ सोचो मेरी स्कूल में मेरी रैंक कितनी होगी। कोई मतलब बहुत आगे होगा, लेवल नहीं होगा, मतलब नीचे से बहुत आगे होगा। कितने नंबर पे होगा? लास्ट से assumption, मतलब कोई assume करे तो कितने नंबर पे होऊंगा मैं 49% के साथ? कितने स्टूडेंट थे तेरे? 103 बंदे थे मेरे पास। 50 के आसपास होगा। 102 था। 50 के आसपास होगा।
103 बनने थे कितना 50 के आसपास 74 और लास्ट 93 ये इस नंबर के साथ मैं अपने स्कूल में इतने नंबर पे था पीछे का रीजन भी बता रहा हूँ 49% के साथ मैं 3 नंबर पे था कितने नंबर से मैं टॉप 3 में था तो फिर भी कुछ नहीं यही हमारी रियलिटी बन के रहेगा यही परसेंटेज हमारी रियलिटी बन के रहेगी जो आज तक है और ये हमेशा हॉन्ट करती है मुझे जो 53% है तो वह भी क्या कर रहा है वो ब्लिंकिट में है भाई बढ़िया उसका लाइफ में तो सुख है भाई कहाँ जा रही है ठीक है तो ऐसा भी हो सकता है उसके बाद अच्छा तो सैंडविच का पॉलिसी था कि 50% मार्क्स पे बैठने नहीं ठीक है सैंडविच की पॉलिसी 50% मार्क्स पे ही आप बैठ सकते हो लेकिन फिर भी मेरे जो टीपीएसएल के एड थे उन्होंने पुश किया कि नहीं ये बंदा इसको बैठा हुआ तो मैं बैठा और क्वालिफाई हुआ तो ये एंड नहीं है स्टोरी का इट इज जस्ट द बिगिनिंग ये सिर्फ स्टार्ट है ये इतना कुछ हुआ ये कुछ नहीं है आगे की स्टोरी का ये सिर्फ 10% है 4 बजे तक इसके आगे भी कुछ है अरे नहीं मैं जो बता रहा हूँ उसका नहीं मैं अपनी लाइफ की स्टोरी का बोल रहा हूँ देखो ये बोलने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं बहुत महान हूँ या ये हूँ मैंने वो नहीं बता रहा मैं बस ये बता रहा हूँ कि कैसे इंडिया में ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये बच्चों को कैसे परेशान करता है कैसे किसी एक पेज के ऊपर आपको इतना ज्यादा जज कर लिया जाता है कि आपको हमेशा दूसरों से कंपेयर किया जाएगा आपको हमेशा बहुत सारी बातें सुननी पड़ेगी कैसे इंडियन ग्रेडिंग सिस्टम बच्चों के दिमाग को खराब करता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपको बेसिकली लड़कियों के साथ कंपेयर किया जाए वो बहुत खराब लगता है सबका आपको बंद है आज कोई कुछ नहीं बोलता ठीक है तो ऐसा होता है तो मेरी बस एक रिक्वेस्ट आप लोगों से उतनी सी है कि आपका कोई दोस्त हो या कोई भाई हो या कोई भी हो जो जिसका परसेंटेज कम हो किसी चीज में या किसी का मार्क्स कम हो उसको कभी भी ऐसे जज मत करना ना ही उसको क्रिटिसाइज करना इंग्लिश में एक कहावत है यू कैन क्रिटिसाइज अ ओल्ड मैन बिकॉज यू नो व्हाट ही इज बट डोंट क्रिटिसाइज एन यंग मैन बिकॉज यू डोंट नो व्हाट ही विल बी समझ में आया ये बात तेरे को बता देगा एग्जाम में ये बात सही है